नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज दो महत्वपूर्ण बातों पर मैं चर्चा करूंगा। दोनों का संबंध क्रिमिनल लॉ से है, ठीक है, और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आपके कभी भी काम आ सकती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि क्या पुलिस हमको हथकड़ी लगा सकती है, ठीक है। ये एक कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस जो है वो अपराधियों को कोर्ट में हथकड़ी लगा के लाती है, कई बार हाथ में रस्सी बांध के लाती है, ठीक है। और कोई कुछ बोलता भी नहीं है, जज साहब भी देखते रहते हैं मगर जज साहब भी कुछ नहीं बोलते, ठीक है। भाई हम कैसे कुछ बोल सकते हैं, हम तो सरकारी मुलाजिम है, जज तो हम है ही नहीं, तो हमारा क्या, हमें बोलने से मतलब ही क्या है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि पुलिस हथकड़ी लगा के आपको ले गई हो। तो इसमें कई बार हमारे मन में आता है कि यार हम इंसान हैं कि जानवर हैं कि पुलिस हमको हथकड़ी लगाकर ले जा रही है, ठीक। ये उचित है अनुचित है, कई लोग सोचते हैं कि ये जायज़ है क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, व्यक्ति भाग गया तो इसलिए पुलिस ने हथकड़ी लगाई है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को पुलिस हथकड़ी नहीं लगाती है, ठीक है। और अगर लगा दे तो जज साहब तुरंत देखते हैं, उस समय पता नहीं क्या होता है कि जज की बत्ती जल जाती है और फिर वो जो पुलिस वाला हथकड़ी लगाता है उसको बुलाते हैं, उससे पूछते हैं, उससे सफाई मांगते हैं, उसको फटकार लगाते हैं, ऐसा होता है। तो ये हथकड़ी भी क्या मतलब औरत और मर्द को देख के लगाई जाती है क्या हमारे देश में? तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है, ठीक। और ये कुछ नहीं, खुल्लम खुल्ला कानून की धज्जी उड़ाने वाला काम है। और मुझे ये बात कहने में कोई झिझक नहीं है कि इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व है और पुलिस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को चाहे उसने कोई भी क्राइम किया हो, उसको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, उसको पुलिस उसको 24 आवर्स में कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन उसको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। उसको हथकड़ी लगाना आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, एक नहीं सैकड़ों जजमेंट्स हैं, और उनके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, ठीक। दूसरी बात, इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट नहीं हैं, कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं और ट्रीटीज़ हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर साइन किए हुए हैं। उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं या दस्तावेज बोल सकते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। इसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इस पर दुनिया के लगभग सभी देशों ने साइन करे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक तरह का संविधान का पार्ट है जिसमें कि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन से संबंधित नियम बनाए गए हैं और उन नियमों को का पालन करना दुनिया के सारे देशों को मैंडेटरी है, ठीक। तो ये नियम क्या कहते हैं, ये जो नियम है इसका आर्टिकल 12 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसका आर्टिकल 12, ठीक है, वो ये कहता है कि किसी को भी नागरिक को कभी भी उसके देश में हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उसकी आज़ादी का और उसका जो प्राइवेसी है उसका वायलेशन है, ठीक है। इसलिए किसी भी नागरिक के हाथ में हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। साथ में आर्टिकल 141 का भी ये वायलेशन करता है। उसके अलावा सेक्शन 46 सीआरपीसी में भी इस चीज़ की मनाही है, ठीक है। तो किसी भी नागरिक को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो व्यक्ति भाग गया तो, जो अपराधी है, कुख्यात अपराधी है, कहीं वो भाग गया फिर क्या? तो इसका आंसर ये है कि अगर पुलिस को इस बात का संदेह है तो पुलिस को मजिस्ट्रेट से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई ऑप्शन हर चीज़ के लिए है, लेकिन आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। पुलिस को मजिस्ट्रेट से लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट लिखित परमिशन देगा
लेकिन पुलिस को इस बात को साबित भी करना पड़ेगा कि ये कुख्यात अपराधी है, इसके भागने की संभावना है। अगर इसको हथकड़ी लगा के नहीं लाया तो ये भाग जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो इसके आधार क्या होंगे? इसके आधार फिर कुछ तगड़े आधार होने चाहिए कि जो व्यक्ति है इसने पहले भी बहुत सारे क्राइम करे हैं, पहले भी कई बार भाग चुका है, ठीक है। इसलिए हमें परमिशन दी जाए, और अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है, वो परमिशन ग्रांट करता है, उसके बाद ही उस व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जा सकती है। इन जनरली रोज़ हम देखते हैं कोर्ट में जो कई ऐसे लोग आते हैं जो अच्छे परिवारों से होते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद जो है उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, तो उनको हथकड़ी लगा के लाते हैं और जज साहब कुछ बोलते भी नहीं हैं। हो सकता है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई ऐसा हो जिसको हथकड़ी लगा के लाएगा। सेकंड थिंग, कितनी भी बड़ी क्रिमिनल महिला हो उसको हथकड़ी लगा के नहीं लाते। ऐसा क्यों? जबकि ये बातें कभी किसी किताब में लिखी नहीं है। भाई क्या हथकड़ी भी जो है वो जेंडर बायस्ड होती है क्या? ये तो सर्वविदित सत्य है कि भारत की न्यायपालिका जो है वो लैंगिक भेदभाव करने में वर्ल्ड में टॉप पर है, और उसमें जो है उनका रवैया पुरुषों के प्रति हमेशा नकारात्मक रहा है। मगर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हथकड़ी भी जेंडर देख के लगाई जाती है? यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है या जो जुडिशरी है या जो लेजिस्लेशन है, इनकी समानता की बातें कहाँ चली जाती हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जो मैंने आपको बताया कि हथकड़ी नहीं लगा सकते, अगर आपको हथकड़ी लगा के ला रहे हैं तब क्या करना है? तब आप इसमें काम कर सकते हैं। हालांकि ये काम आपके वकील को करना चाहिए, मगर आप क्या करें, आपके वकील भी ये काम नहीं करते हैं। इसमें जो है आप जब भी कभी कोई व्यक्ति कोर्ट में आता है, पुलिस उसको लेकर आती है कोर्ट में पेश करने के लिए, उस समय सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि उस व्यक्ति के जो घर के लोग होते हैं, परिजन होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वो सब भी उस व्यक्ति से मिलने आते हैं। साथ में उसका वकील भी आता है। जब मालूम पड़ता है कि आज कोर्ट में इनको पेश कर रहे हैं अरेस्ट करके, उस समय आपको ये करना है कि अगर पुलिस ने हथकड़ी लगाई है, इमीडिएटली उसका वीडियो बना लीजिए, ठीक है। पुलिस डायरेक्ट कोर्ट में लेकर प्रकट तो होती नहीं है, ठीक है। पहले पुलिस की गाड़ी आती है जिसमें कैदियों को लेकर आती है, वहाँ से पुलिस पार्किंग में गाड़ी लगा कर वहाँ से लेकर आती है, उसका वीडियो बना लीजिए हथकड़ी लगाई हुई है, और अपने वकील को बोले कि उसी समय एक छोटी सी एप्लीकेशन जज को दे और जज से पूछे कि हथकड़ी किससे पूछ के लगाई गई। जज साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। या तो जज साहब को जेल के जेलर को तलब करना पड़ेगा, या जिस थाने के थ्रू आए हैं उस थाने के थाना प्रभारी को तलब करना पड़ेगा, ठीक है। तो जज से पूछा जाए कि हथकड़ी किससे पूछ के लगाई गई है, क्या प्रावधान है, और क्या जज साहब ने हथकड़ी लगाने के लिए कोई रिटर्न परमिशन दी है। हमारे जिला कोर्ट की जज साहबों को नॉलेज ही नहीं रहता। जब आप उनसे कहेंगे कि हथकड़ी किससे पूछ के लगाई, तो वो आपकी बातों का जवाब ना देते हुए अपनी अकड़ में पागल होकर आपसे कहेंगे कि क्यों नहीं लगाएंगे हथकड़ी, अपराधी है वो, कहीं भाग गया तो जनाब अगर वो भाग जाए, अगर आपको ऐसा संदेह है, तो इनको आपके सामने एक एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, उसके बाद आपको परमिशन ग्रांट करनी चाहिए थी। वरना इतने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लॉ बने हुए हैं, फिर इंडिया का संविधान भी है, सुप्रीम कोर्ट के हजारों सैकड़ों जजमेंट है इन चीज़ों को लेकर कि हथकड़ी नहीं लगा सकते, तो फिर आपने हथकड़ी क्यों लगाई? तो हथकड़ी किसी को भी नहीं लगा सकते, चाहे वो कितने बड़ा अपराधी हो। अगर पुलिस को लगता है कि इसको कोर्ट में पेश करेंगे, भाग सकता है, पुलिस को प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर पुलिस ने नहीं ली है तो दिस इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसमें फिर आपको जज के माथे हो जाना है और बोलना है कि सर पुलिस पर जुर्माना लगाया जाए, और साथ में जो है एक शिकायत जिस भी अधिकारी ने हथकड़ी लगाई है उसकी उसके बड़े अधिकारी को की जाए। अगर जज साहब ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आपको सीधे हाई कोर्ट चले जाना है, और हाई कोर्ट में फिर आप जज साहब को भी लपेट देना है, क्योंकि जज साहब की आंखों के सामने हथकड़ी लगाई गई, ठीक है। तो जज साहब की भी आपको बैंड बजा देनी, जज साहब के ऊपर भी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट में लगा देना है, ठीक है। कई बार कोर्ट के दरवाजे पे लिखा रहता है कि यहाँ हथकड़ी लगाकर किसी को अंदर ना लेके आएं, ऐसा भी लिखा रहता है। ये एक बदमाशी होती है। ऐसा इसलिए कि आप बाहर तक तो उसको हथकड़ी लगा कर ले आओ, लेकिन जैसे कोर्ट में एंट्री करने वाले हो, कोर्ट रूम में जज के सामने,
तो वो हथकड़ी खोल दो। इससे जज साहब का तो बच जाएगा कि नहीं मेरे सामने तो हथकड़ी लगी नहीं थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो बना लें और वीडियो जज साहब को दिखाएं कि ये हथकड़ी कैसे लगा कर लाए। जज साहब कुछ नहीं करते हैं, सीधा हाई कोर्ट चले जाएं। हाई कोर्ट जज साहब को भी नोटिस करेगा और उस व्यक्ति को भी नोटिस करेगा जिसने हथकड़ी लगाने का आदेश जारी किया था, क्योंकि ऐसा कोई आदेश होता ही नहीं है। ठीक। और वही बात कि अगर वो भाग जाए तो मैंने कहा ना कि आप परमिशन लीजिए कोर्ट से कि ये भाग सकता है, कुख्यात अपराधी है, हैबिचुअल क्रिमिनल है, इसलिए हमको इसको हथकड़ी में लेकर आने की परमिशन दी जाए। और सेकेंड थिंग, वो भाग गया तो ये बात क्या उस महिलाओं पे लागू नहीं होती कि वो भाग गई? तो भाई हर साल कई महिलाएं नारी निकेतन से भागती हैं हमारे देश में, फिर उसका क्या? तो कभी भी अपने साथ ऐसा कुछ घटे तो ये बहुत अपमानजनक है, और ये सच में अपमानजनक है। एक और चीज़ आप देखें, किसी बड़े आदमी को पुलिस जो है कोर्ट में लेके आती है, किसी बड़े व्यक्ति को जो बड़ा क्रिमिनल होता है उसको कभी हथकड़ी नहीं लगाती। आप कभी देख लेना, आप किसी भी बड़े क्रिमिनल को देख लेना, फिल्म स्टार हो गए, कोई भी हो गए, इनको पुलिस कभी हथकड़ी नहीं लगाती। इवन इनको एक अलग गाड़ी में लेके आती है, कोई पुलिस की जीप होती है या पुलिस की स्कॉर्पियो हो गई, ठीक है, पुलिस इनको एक अलग ही ट्रीटमेंट देती है। मतलब कुल मिला के बहुत ही निर्विवाद सत्य है ये कि अपराधियों के साथ भी भेदभाव होता है। ठीक है, आप बड़े घर के हैं, फेमस हैं, तो आपको नॉर्मल तरीके से पेश करेंगे। महिला हैं तो आपको हथकड़ी नहीं लगाएंगे, पुरुष हैं तो आपको हथकड़ी लगा के ले जाएंगे, आपको बेइज्जत करेंगे। ये बहुत कॉमन है और मेरा मानना है कि इसका विरोध करना चाहिए। ठीक, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, जब कभी भी आप कोर्ट में जाते हैं और जमानत के मामलों में आप जो है कोर्ट में पेश होते हैं, और अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि जमानत जो है आप नहीं दे पा रहे हैं, कोर्ट ने जमानत आपको ग्रांट कर दी है मगर जमानतदार आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या करना है? तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले गाइडलाइन जारी करी हुई है। ये अलग बात है कि गाइडलाइन वकील भी नहीं जानते और कई जज भी नहीं जानते। ठीक है, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति को जो जमानतदार नहीं ला पाया है उसको 1 महीने का समय देगी जमानतदार लाने के लिए। ठीक है, और अगर वो तब भी नहीं ला पाता है तो उसको जो है कोर्ट वापस से समय दे सकती है। कोर्ट उस व्यक्ति को बॉन्ड पर, पर्सनल बॉन्ड जिसको मुचलका भी कहते हैं, उस पर छोड़ देगी। कोर्ट उस व्यक्ति को बाउंड नहीं करेगी कि जमानतदार लेकर आओ वरना हम जेल भेज देंगे, क्योंकि जनरली कोर्टों में यही होता है। कई बार किस्मत खराब होने के कारण व्यक्ति को जमानत मिल तो जाती है मगर कोर्ट में वो जमानतदार प्रस्तुत नहीं कर पाता है, उसको मिलते नहीं कई बार। और जिस जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर उसके पास उसी शहर का जमानतदार नहीं है तो वो अपने किसी दूसरे शहर से भी जमानतदार पेश कर सकता है। कोर्ट किसी व्यक्ति को उसी के शहर का जमानतदार लाने के लिए बाध्य नहीं करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके ऊपर दिल्ली में मुकदमा चल रहा है तो कोर्ट आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर सकती कि तुम दिल्ली के ही किसी जमानतदार को लेकर आओ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। तो ये कुछ गाइडलाइन बेल को लेकर कोर्ट ने दी है। इसमें और भी बातें हैं, जैसे कि जैसी जमानत किसी व्यक्ति को दी जाती है तो इमीडिएटली जज का ये कर्तव्य होगा कि जिस जेल में वो व्यक्ति बंद है उस जेल के जेलर को ईमेल से रिलीज ऑर्डर की कॉपी भेज दे, ताकि वहाँ तक रिलीज ऑर्डर कोर्ट के माध्यम से जाने में जो 2-3-4 घंटे लगते हैं वो ना लगें, और इमीडिएटली रिलीज ऑर्डर की कॉपी उस जेल के जेलर को भेज दे। वो जेलर उस रिलीज ऑर्डर की कॉपी को पढ़कर जो जमानत की फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा करना शुरू कर दे। अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है और जमानतदार पेश नहीं कर पा रहा है और जमानत मिलने के बाद, मतलब जमानत आदेश के बाद उस 7 दिन हो चुके हैं लेकिन जमानत आदेश के 7 दिन बाद भी व्यक्ति अगर जेल में बंद है तो उस जेल के जेलर का कर्तव्य होगा कि वो लीगल एड अथॉरिटी जो हर कोर्ट में होती है उसको तुरंत मेल करेगा और उसको इन्फॉर्म करेगा कि इस व्यक्ति की कोर्ट से जमानत तो हो चुकी है लेकिन
इसके द्वारा जमानतदार पेश नहीं किया गया है, ये जमानत होने के बाद भी 7 दिन से ऊपर हो चुका है, जेल में बंद है, तब लीगल एड अथॉरिटी जो है वो आएगी और उस व्यक्ति को छुड़वाएगी और कोर्ट से जमानतदार पेश करने का समय भी ले लेगी। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति गरीब है या कहीं ऐसी जगह फंस गया है जहाँ पर उसका कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी होता है मान लीजिए लाइफ में, तब ये उस कोर्ट के जेल के जेलर की ड्यूटी होगी कि 7 दिन पूरा होते ही वो इन्फॉर्म कर देगा जिला कोर्ट के अधिकारियों को, जो विधिक सेवा प्राधिकरण होता है उसके अधिकारियों को, कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति जो है वो जेल में बंद है, जिसको जमानत मिल चुकी है मगर जमानतदार इसकी तरफ से पेश नहीं होने के कारण ये अभी तक जेल में है। ऐसा होने के बाद कोर्ट उस व्यक्ति को बिना जमानतदार के छोड़ देगी और उसको जमानतदार लाने का समय देगी। ये बातें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ऐसा कई बार हमारे साथ होता है, हम किसी झूठे केस में फंस जाते हैं, बेल ग्रांट भी हो जाती है मगर जमानतदार आने तक कोर्ट वेट करती है और अगर जमानतदार नहीं आता तो कोर्ट हमें वापस जेल भेज देती है। तो ये क्या है कि ये जो जजमेंट है ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में दिया था और ये कोई केस नहीं हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ समझदार वकीलों ने मिलकर SLP लगाई थी, जिसको जजों ने स्वीकार करते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे और इसलिए किए थे ताकि कोई व्यक्ति परेशान ना हो, ठीक है। इस केस का नाम मैं बता देता हूँ, ये गूगल पर आप डायरेक्ट टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ कि गूगल पर मिल जाएगा, उसके बाद भी कुछ अजीबोगरीब तरह के लोग आते हैं और कमेंट बॉक्स में बोलते हैं सर उसका लिंक दे दो। ऐसी मूर्खता ना करें, मेरा निवेदन है, बड़ा इरिटेटिंग लगता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो ये जजमेंट फाइंड आउट करना बहुत आसान काम होता है। हाँ, अगर आप एक अनपढ़ व्यक्ति हैं, जाहिल है, तो फिर मैं आपका क्या, कोई आपका भला नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो जजमेंट है इसका नाम है इन री पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, ठीक है। इन री पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, ठीक है, SMW और ब्रैकेट में है क्रिमिनल और इसका नंबर है 4/2021, ठीक। आप इतना ही डाल देंगे अगर गूगल में, ये पूरा जजमेंट ओपन होता है अलग अलग वेबसाइट पे, इंडियन कानून पे, लाइव लॉ पर, लॉ ट्रेंड पर और बहुत सारी वेबसाइट पे तुरंत ओपन हो जाता है, ठीक है। और इसको ये इजीली डाउनलोड भी हो जाता है तो उसमें सारी गाइडलाइन दे के रखी हुई हैं, उसको आप इजीली पढ़ सकते हैं और ये इसकी एक कॉपी आपके पास होना अनिवार्य है। भगवान न करे कल को कोई लाइफ में या फैमिली में ऐसा कुछ हो जाए और मालूम पड़ा कि बेल तो कोर्ट ने ग्रांट कर दी है मगर जमानतदार ना आने के कारण जो है हमारा जो व्यक्ति है वो छूट नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसे पहले भी कई केस हुए हैं। अभी लेटेस्ट में पिछले साल की बात है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, एक केस हमारे साथ एक हमारे हम कह सकते हैं सीनियर हैं, उनके एक केस में ऐसा हो गया था। फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया, फिर हमने उनको ये जजमेंट दिया। ये जजमेंट उन्होंने जज को दिखाया, सेशन ट्रायल था, जज साहब ने जजमेंट देखा, जज साहब भी थोड़ा हैरान हुए कि भैया ऐसा जजमेंट भी आ चुका है। जज साहब ने जजमेंट पढ़ा और जजमेंट पढ़ने के बाद जज साहब ने उस व्यक्ति को बिना जमानतदार के छोड़ दिया और उसको 1 महीने का समय ग्रांट कर दिया कि 1 महीने का समय देता हूँ, जमानतदार लिया ना, अभी बॉन्ड पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है। वरना अगर किसी की जमानत का आदेश हो चुका हो लेकिन फिर वो जेल में हो तो इससे बड़ा दुख उसके लिए कुछ नहीं होता, ठीक है, कि आदेश तो हो चुका है लेकिन मैं जेल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। आया समझ में? तो उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। और अगर व्यक्ति गरीब हो, 7 दिन बाद वो जेल से नहीं छूटा, तो सीधी सी बात है, इसमें जो है आप जेलर के खिलाफ कार्रवाई कर दें, क्योंकि रूल है 7 दिन में नहीं छूटता है तो जेलर की जिम्मेदारी होगी कोर्ट को उससे अवगत कराना और बाद में कोर्ट उसको छोड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप गरीब फैमिली से हैं और जेलर अगर ऐसी लापरवाही करता है, क्योंकि ये सब जेलरों को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, और ये पता इसलिए नहीं क्योंकि पता करना चाहते नहीं है। ये सारे आदेश की कॉपी इंडिया के सारे पुलिस स्टेशन में भेजी जाती है, हाई कोर्ट में भेजी जाती है, मगर कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है कि जब बताओ तो ऐसे हैरानी करते जैसे ये वो मंगल ग्रह से आए हों, ऐसा उनको हैरानी होती है। इसीलिए
ये चीज़ें कॉमन मैन को पता होनी चाहिए। ये कभी भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, उसमें ये आपकी हेल्प करेंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।